नमस्कार। मुद्दा आपका लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूँ। घर के बाद शैक्षणिक संस्थान वो जगह है जहाँ पर जीवन के बहुत सारे पाठ हम पढ़ते हैं, और जब हम जीवन के बहुत सारे पाठ पढ़ते हैं तो हम ये आशा करते हैं कि वही हमारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। जब हम शैक्षणिक संस्थानों में जाते हैं तो सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी होती है, जो हम मित्रों के साथ बैठकर जो पल बिताते हैं उससे भी कुछ सीख लेते हैं। ऐसा हमारे जीवन में अक्सर होता है, लेकिन एक चीज़ की कमी आज जो हमारी युवा पीढ़ी में नज़र आ रही है वो है संस्कार। तो क्यों ना संस्कारों की बात की जाए, संस्कारों की पीरियड की बात की जाए। ऐसा नहीं लगता आपको कि एक पीरियड संस्कार का भी होना चाहिए? आज इसी विषय पर बात करेंगे, और इस विषय पर बात करने के लिए हमने बुलाया है वीर छत्रपति शिवाजी स्कूल के प्रिंसिपल, उनके डायरेक्टर सर को। मुकेश शाह सर जी हमारे बीच हैं, स्वागत है आपका, नमस्कार। और साथ ही हैं गीतांजलि अवस्थी जी, जो कि अपने अनुशासन प्रेम के लिए जानी जाती हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में आप शिक्षक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ ही जुड़ रहे हैं भोपाल से डॉक्टर उषा खरे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सबसे पहला सवाल मुकेश सर आपसे है कि ये संस्कारों के पढ़ाई की बात यदि मैं करूं तो क्या लगता है आपको, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक पीरियड संस्कार का रख दें? निश्चित रूप से आज आपने जो मुद्दा उठाया है बच्चों के बीच में संस्कार का, अपने आप में आज की बहुत महती आवश्यकता है। बहुत पहले जब हम लोग छोटे थे उस समय घर, परिवार, समाज, बड़े बुजुर्ग वो संस्कारों को का बीजारोपण करते थे जी। लेकिन आज बच्चों में जो संस्कार की कमी दिख रही है उसको लेके स्कूल वालों की भूमिका भी अब ज़्यादा बढ़ गई है। पहले भी थी, पहले भी टीचर लोग दिन भर में कुछ न कुछ अच्छी बातें बच्चों को पढ़ाते समय, लिखाते समय, समझाते समय, प्रेयर में, असेंबली में बताते थे। लेकिन आज हम संस्कार की बात इसलिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका एक पतन हो रहा है जी। और इसका जो सबसे बड़ा कारण अपन जो बोलते हैं, हालांकि बाद में चर्चा जरूर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि स्कूलों के साथ साथ परिवार, समाज और स्कूल की महती भूमिका तो है ही है इसमें। और जब संस्कारों का एक अलग पीरियड होता है, जैसे पहले स्कूलों में नैतिक शिक्षा होती थी, मॉरल साइंस, उसको सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता था जी। जब सब्जेक्ट के रूप में लेते थे तो उसको बच्चे याद करते थे। बड़ों का पैर छूना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो वो नैतिक शिक्षा को भी याद करने वाला विषय मानते थे जी। हम यदि संस्कारों के पीरियड की बात करें तो बच्चों को हम पूरी तरह फ्री कर दें, एकदम बैगलेस कर दें, बच्चों को पहले माइंड मेकअप कर दें कि बेटा अब जो हम तुमको सिखाने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, वो आपके जीवन में काम आने वाला है। पढ़ाई में कितना काम आएगा वो सेकेंडरी है, लेकिन आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। जी बिल्कुल। एक शिक्षिका हमारे साथ हैं, गीतांजलि जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो संस्कार की बात हम कर रहे हैं, संस्कार के पीरियड्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या वास्तव में आप ये महसूस करती हैं कि एक पीरियड ऐसा होना चाहिए? देखिए आकांक्षा जी, जैसे कि अभी हम आसपास की जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, बच्चों में जिस तरह की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, एग्रेशन है या फिर बिल्कुल भी डिसिप्लिन में ना होना, ये सब, तो ये सिम्टम्स है, ये समझ में आता है कि हाँ, कमी किस चीज़ की है, संस्कारों की। लेकिन अगर जब आप एक पीरियड की बात करती हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक पीरियड से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये काफ़ी इंक्लूसिव टाइप में होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे समय ये हमारे व्यक्तित्व का, हमारी सोच का, हमारे क्रियाकलापों का एक हिस्सा होना चाहिए। तो क्या होता है कि जैसा कि सर ने अभी बहुत सही बात बोली कि जो पहले एक नैतिक शिक्षा का एक पीरियड होता था, कुछ बुक्स होती थी, तो उसको भी वो क्या करते हैं, एज अ सब्जेक्ट ले लेते हैं, पढ़ लिया और पढ़ के याद कर लिया। तो क्या होता है कि उसको उस तरह से रखने के बजाय अगर हम उनके मन में इस चीज़ को डाल सके, हमको सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों का बीजारोपण उनके मन में करना है, उनको इसका वैल्यू बताना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति, बात यहाँ अकेले स्कूल की नहीं होगी, यहाँ पेरेंट्स भी हैं, उनका जो पीयर ग्रुप भी है, या हम सारे लोग हैं। मान लीजिए कि अगर 8 पीरियड्स हो रहे हैं, एक पीरियड में ठीक है, वो बच्चे ने ठीक है पैर छूना है और क्या कहते हैं बहुत अच्छे से बात करनी है या कुछ करना है, उसने उस 45 मिनट्स में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस उसने संस्कार दिखा दिए। लेकिन 6 पीरियड तक अगर उस चीज़ को वो लेके नहीं चल पा रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ यूजलेस हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण होना चाहिए, वो स्कूल में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी हो, कि हम एक तौर तरीका उनको सिखा सके संस्कारों के नाम पे। जो चीज़ वो मिस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो चीज़ ज़्यादा यूज़फुल होगी।
जी, जैसा मैं मुकेश जी, सोचती हूँ। हाँ मुकेश जी, आपका क्या मत है? एक पीरियड में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके स्कूल से पास आउट बच्चे हैं, वो आज भी आपके साथ टच में हैं। और हमने ये भी सुना है कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाता है। संस्कारों की बात तो प्रेयर में आप करते ही हैं, साथ ही साथ टीचर्स को भी ये हिदायत दी जाती है कि भाई आपको उस डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। तो आपका क्या मत है? नहीं, ठीक है ना मैडम का, हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो बच्चों को स्कूल में संस्कार की बातें, आचरण, व्यवहार बताया जाता है, लेकिन जब वो बच्चा उसको सुनता है जी। और स्कूल के बाहर निकलता है तो उसके ऊपर बाहरी एक आवरण भी चढ़ जाता है। वो बाहरी आवरण इतना मजबूत होता है कि स्कूल में जो बातें बताई गई हैं, कई बार वो बातें किनारे हो जाती हैं और बाहरी आवरण बोल लीजिए, उसकी संगति बोल लीजिए, पारिवारिक वातावरण बोल लीजिए, एक सामाजिक परिवेश बोल लीजिए, वो हावी होने लगता है। जी। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बार हम प्रेयर में बच्चों को घर के खाने के लिए बता रहे थे कि बेटा मम्मी जो खाना बनाती हैं उसमें आपकी पौष्टिकता, प्यार, स्नेह, अपनापन, आशीर्वाद सब मिला रहता है। जब आप उस खाने को खाते हैं तो माँ कितनी खुश होती है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब प्रेयर में बात मैं बोल रहा था, मुझे नहीं मालूम कि बाहर एक पेरेंट्स खड़े होके उनकी हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अंदर आई और उन्होंने कहा, सर आपने जो आज बोला उस बच्ची को मैं कई बार बोलती हूँ लेकिन मानती नहीं है। कहने का मतलब यह है कि पेरेंट्स भी उन बातों को लेके बोलते हैं, लेकिन स्कूल में जो बोला जाता है उसका प्रभाव थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा पड़ता है। जी। और ये चीज़ हमने भी महसूस की है कि स्कूल में जो टीचर होता है ना, उसे कहीं ना कहीं आदर्श रूप में बच्चे देखते हैं और उसका असर भी होता है। घर में भले वो माँ की बातों को या पिता की बातों को अनसुना करें, पर शिक्षक की बातों का असर कहीं ना कहीं रह जाता है और वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाता है। निश्चित रूप से। जी। और गीतांजलि जी, आपसे जानना चाहूंगी, नैतिक शिक्षा की पढ़ाई हम लोगों ने भी की है क्योंकि हमारे समय तो वो पाठ में हुआ करते थे और उस समय जो शिक्षक बताते थे वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ जाते थे, क्योंकि जिस तरह के आवरण में हम रहते थे हमारे पास बात करने के लिए सिर्फ 2 ही लोग थे, या तो घर के लोग या बाहर में शिक्षक। लेकिन अभी के बच्चों के साथ बहुत सारे, इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है बात करने के लिए कि अब उनको वो घर के लोग नहीं चाहिए, उनको बाहर के लोग नहीं चाहिए, वो अपनी वर्चुअल दुनिया में रहना चाहते हैं। तो अब आपसे सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, ये जो देर तक उठने की लत है, इसमें क्या हम उन्हें संस्कारी बना सकते हैं, या फिर ये जो अपनी वर्चुअल दुनिया में जा रहे हैं बच्चे, क्या हम उसमें कोई ऐसी चीज़ डालें जिससे इनके अंदर संस्कार डाला जा सके? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन दिक्कत ये वाली बात है कि बच्चे इस हद तक अपनी वर्चुअल दुनिया में खो गए हैं कि मेहनत बहुत ज़बरदस्त लगेगी। क्योंकि हम खुद भी पेरेंट्स हैं और हम इस परेशानी का सामना भी कर रहे हैं, एज अ टीचर भी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि चीज़ों को बड़ा इजीली लेने का एक मानसिकता उनके अंदर डेवलप हो गई है। क्योंकि उसमें क्या है, आपको क्लिक बस देना है, अच्छी अच्छी बातों का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब जिनका की कोई भी वर्थ नहीं है, जिनका की कोई भी यूज नहीं है, लेकिन क्या है सिर्फ समय पास हो रहा है और लेकिन वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कितना समय, कितनी एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हैं। और दिक्कत ये है कि अगर पेरेंट्स उन्हें समझाते हैं या कई बार टीचर्स उन्हें समझाते हैं तो एक ये है कि भाई आप तो बहुत लेक्चर देते हो। तो यहाँ पे ये बात बोलने की बहुत छोटी है कि बस, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है जो कि बच्चों को आगे उनके भविष्य में बहुत सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो उनके हेल्थ इश्यूज हों, इवन उनका जो मेंटल इश्यूज हों, उनके फिजिकल इश्यूज हों, बहुत सारी चीज़ें इसके सामने आएंगी। क्योंकि बच्चा जो देर से उठता है, जो 11 बजे उठ रहा है, उसका ब्रेकफास्ट चला जाता है, बिल्कुल, उसके बाद वो सीधे लंच में जो तो खा रहा है बाहर, फिर उसके बाद इतनी सारी चीज़ों को देख करके अनाप शनाप इतनी सारी चीज़ें खुली हुई हैं वहाँ जा रहा है, तो आप सोच करके देखिए कि हर तरफ से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो यहाँ पे जो संस्कारों के नाम पे ये वाली बात सिर्फ नहीं है कि आप बैठ के भजन कर रहे हो, पैर छू रहे हो, एक जो प्रॉपर डिसिप्लिन हुआ करता था कि भाई सुबह आपको सो करके उठना है, उठ करके सबसे पहले आपको नहाना धोना है, उसके बाद कुछ नहीं, आप जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ लीजिए, समय पे आप नाश्ता कीजिए। ये सारी चीज़ें कोई बहुत ये पुरातन पंथी कुछ नहीं है, ये जीने का एक तरीका था। संस्कार एक्चुअल में हमारे यहाँ जीने का एक बेहद हेल्दी तरीका था, जिससे कि बच्चों को पता भी नहीं चलता था कि उनको कितने प्रॉपर और कितने सही तरीके से बड़ा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और एक समय प्रबंधन हो जाता था सूर्य की किरणों के साथ, जो बच्चे अभी के समझते नहीं है। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल के बच्चे ना बहुत तू तड़ाक से बात करते हैं, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि बहुत सारी डिक्शनरी से तो आप जैसे शब्द और जो हम सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते थे आपसी बातचीत में या बड़ों से बातचीत में, वो हमें मिसिंग लगता है। हम ऐसे बहुत सारे लोगों
को देखते हैं या बहुत सारे बच्चों को भी हमने देखा है जिसमें बच्चे अपने ही माता पिता से संवाद करते समय संज्ञान नहीं लेते हैं, और पेरेंट्स वहाँ पर ना जब उनको किसी बड़े जगह पे बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर बच्चों को ले जाना है, वहाँ पर भी वो बहुत इंसल्ट फील करते हैं। तो या तो वो बच्चों को ऐसी जगह पे ले जाना पसंद नहीं करते या फिर बच्चों को डांट देते हैं। तो उसमें आपका क्या मत है? मुझे लगता है इसकी शुरुआत घर से भी होनी चाहिए। अरे यार पापा, आप तो समझते नहीं हो। हाँ। ये बड़ा कॉमन शब्द हो गया है। जी बिल्कुल। अरे यार मम्मी, आप तो ना बिल्कुल कुछ जानते नहीं हो। जी। ये अरे यार पापा, अरे यार मम्मी, आपको कुछ नहीं आता है, ये धीरे 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 चीज़ें बढ़ती जाती हैं। जी। और बच्चों को संगति भी जो बाहर मिलती है, यदि उनके ग्रुप में भी वैसे ही बातें होती हैं तो बच्चा ग्रुप में भी, बाहर भी और परिवार में भी उसी प्रकार की भाषा को, उसी प्रकार के शब्दों को यूज़ कर रहा है। जी। धीरे धीरे आप जैसे शब्द खत्म हो रहे हैं, आप सही बोल रही हैं। और निश्चित रूप से आप देखिए, हमने एक अभियान चलाया है। जी। बच्चे आजकल जो अब्यूज़ करते हैं, जी। हमने इस बात को जोड़ा संस्कार से। हमने अपने स्कूल के बच्चों को सिखाया, बताया और आज भी बताते हैं कि बेटा, आप जो भी एब्यूजिंग वर्ड यूज़ करते हो, एक्चुअल में वो किसी और को नहीं लगती है, आपके मम्मी पापा को लगती है। जी। इसका प्रयोग करने पर ये एक अच्छा परिणाम ये आया कि 10 से 15 पेरेंट्स के फ़ोन आए कि सर बच्चों की लैंग्वेज में सुधार आ गया है। बच्चे जो ठीक से नहीं बोलते थे अब वो ठीक से बोलने लग गए हैं, और कम से कम 15 बच्चों ने संकल्प लिया जी कि हम आजीवन इस प्रकार के एब्यूजिंग वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे। जी, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे है। लगता है कि शुरुआत हम छोटे से ही करें। हम 2 बच्चों को सिखाएं, 4 को सिखाएं, 5 को सिखाएं, 10 को सिखाएं। हम पूरे मॉब पर नहीं जाएं, पूरे मास पर ना जाएं। जी। 2 बच्चे 4 को ट्रेन करते हैं, 4 बच्चे 8 को ट्रेन करते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये जो शुरुआत हुई है वो आगे चलकर एक बड़ा रूप लेगी और कहीं ना कहीं बच्चों में वो संस्कार नजर आएंगे। डॉक्टर उषा खरे हमसे जुड़ चुकी हैं, भोपाल से, काफ़ी एक्टिव रहती हैं और उन्होंने अपने शिक्षकों को भी इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रखी है कि हमें संस्कार बच्चों में कैसे डालने हैं। डॉक्टर उषा, आपका मत है, आज हम बात कर रहे हैं कि संस्कार के पीरियड भी होने चाहिए स्कूल में, इस पर आपका क्या मत है? कनेक्ट है, आप तो बोलिए, ये लगा ये हेलो। जी उषा जी। हेलो। हाँ जी उषा जी, नमस्कार, आवाज मैडम, आ रही मेरी है? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। जी। मैडम, संस्कार की बात है। जी। मेरा तो पूरा जीवन संस्कारों पर काम करते ही हो गया जी। और मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि घर का वातावरण 90% प्रभावित करता है बच्चों की बोलचाल की भाषा के लिए। उनका व्यवहार का जो प्रदर्शन होता है, बहुत सारा परसेप्शन उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का जो बिहेवियर घर में होता है उसके अकॉर्डिंग टू वो स्कूल में आके अपना बिहेवियर करते हैं। जी। अब जो बात आती है, जो मैं बहुत देर से सुन रही हूँ आप लोगों को, जी। कि ये बच्चों को एक पीरियड में कितना सुधारा जा सकता है, कितने संस्कार दिए जा सकते हैं, कैसा। तो मैंने इसमें काफी काम किया है और उस पर जो मेरी रिसर्च स्टडीज निकल कर आई हैं जी। कि इसमें एक प्रतिस्पर्धात्मक, एक कंपटीशन वाला माहौल हमने बच्चों का स्कूल में पैदा किया था। पीयर ग्रुप लर्निंग हमारे यहाँ की विशेषता है। जी। एक बच्चा दूसरे बच्चे का भाषा से लेकर पूरी पर्सनालिटी में अपने दोस्त, मतलब जैसे हमने 2 लड़कियों का एक समूह बनाया और उन दोनों को जिम्मेदारी की दी कि अगर तुम्हें अपनी सहेली की कोई बात बुरी लग रही है तो उसको जरूर बताओ और वैसा आचरण बिल्कुल मत करो जो तुम्हारी सहेली का तुम्हें बुरा लग रहा है। इस तरीके से पूरे, जैसे मान लीजिए 1000 बच्चे हैं तो मैंने 500 भागों में बांटा। फिर उन 500 के 500 ग्रुप को ये जिम्मेदारी दी कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई संगी साथी किसी परेशानी में है तो आपको उनका ख्याल रखना है। अगर कोई उनके बारे में अपशब्द बोलता है तो आपको उसका विरोध करना है। आपको किसी से कोई अपशब्द बोलना नहीं है। अगर आप इस तरह की किसी भी एक्टिविटी करते हुए पाए गए तो आपका जो साथी है वो विरोध दर्ज कराता हुआ मेरे पास आएगा और अपनी आपके बारे में हमें बताएगा। तो जो स्कूल में एक मॉनिटरिंग, निगरानी वाला 1362 बच्चियां स्कूल में हैं और एक निगरानी वाला जो माहौल एज ए प्रिंसिपल, एज ए ऑल स्टाफ के साथ हमने बच्चों की बोलचाल की भाषा, अनुशासन, खड़े होना, गतिविधियों में भाग लेना और किसी के बारे में अगर कुछ भी जरा सा गड़बड़ हो रहा है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल के रूम में बुलाकर काउंसलिंग करना, समझाना। इन सब कामों को करने में जो थोड़ी बहुत मुझे मेहनत हुई या मेरे स्टाफ को जो मशक्कत करनी पड़ी, उसके परिणाम ये आए कि भोपाल शहर के अत्यंत व्यस्तता में लाके जहांगीराबाद वाले जैसे क्षेत्र में मैं इतने सारी उन गरीब परिवारों की बच्चियों को लेकर बैठी हूँ जिनके माता पिता उनको बहुत अधिक समय नहीं दे पाते हैं, फिर भी छात्राएं
स्कूल में मतलब सरवाइव कर रही हैं, तो मैंने ये देखा कि ड्रास्टिक चेंज बच्चों में आए। जी अगर थोड़ी सी निगरानी की जाए और थोड़ा बच्चों को समय दिया जाए, थोड़ा प्रॉपरली समझाया जाए, थोड़ा उनमें आपस में कंपटीशन पैदा किया जाए कि देखो बेटा, अगर आपने ये बिहेवियर किया तो आपकी सहेली आके मुझे इधर खबर करेगी। बिल्कुल। तो इस तरह का थोड़े लॉन्ग रन में हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी मशक्क़त की, मेहनत की जी और एक अच्छे वातावरण का निर्माण करने में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, मेरा स्टाफ, सहायक, मतलब हम सबको हमें सफलता सहायता मिली के है। रूप जी में सबने बहुत ही अच्छी मेहनत करके एक रिजल्ट दिया है। जी तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये एक दिन में रिजल्ट देने वाली नहीं है कि एक टीचर 40 मिनट में पढ़ा के निकले हो बच्चों के ड्रास्टिक चेंज हमको दिखने लगे। जी ये तभी आप ये सारे चेंज हमको तभी देखेंगे जब बच्चों को नेतृत्व मिलेगा, मंच मिलेगा, बोलने का अवसर मिलेगा, अपनी सहेली को सुधारने का अवसर मिलेगा। जी इन सारे वातावरण के प्रति उनको जागरूकता, अवेयरनेस, करियर काउंसलिंग उनकी की जाएगी। तो ये सारे काम यदि ईमानदारी से किए जाते हैं जी तो परिणाम आते हैं। जी मैं समय समय पर माता पिता को भी बुलाती हूँ। अगर किसी बच्ची का बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड है या जी बिल्कुल ही ऐसा कुछ परेशानी वाला उसका बिहेवियर है, तो फिर मैं तो मान के चलिए मैं उस बच्चे को गोद ले लेती हूँ। जी और ऐसे प्रॉब्लमेटिक बच्चे मेरी हिट लिस्ट में होते हैं जिनको मैं साइकोलॉजिकली डील करके सफलता के उस तक लेके आती हूँ, शिखर तक, क्योंकि मैंने 14 साल लगातार बाल मनोविज्ञान बीएड और एमएड कॉलेज में पढ़ाया है। जी तो किस उम्र की क्या विशेषता होती है, क्या आवश्यकता होती है, क्या समस्या होती है, जी इसकी मैम, मुझे बहुत अच्छी जानकारी आपके है। पास फिर से आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको रोकती हूँ क्योंकि आपके पास फिर से आऊंगी अपने नए प्रश्न के साथ। मैं गीतांजलि जी आपसे जानना चाहती हूँ, मैडम का बाल मनोविज्ञान पर काम है और वो लगातार, क्योंकि वो इस दिशा में सोच रही है और इसलिए उनका काम चल रहा है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो इतना सारा अध्ययन करे, लेकिन फिर भी हर टीचर ये कोशिश ज़रूर करता है अपनी क्लास में कि एक डिसिप्लिन तो बना रहे। तो अब आपसे सवाल ये है कि ये जो क्लास में हम डिसिप्लिन बनाने के नाम से जो बच्चों के साथ कड़क हो जाते हैं, क्या इसका भी बुरा असर पड़ सकता है बच्चों पर? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो उस पक्ष में हूँ कि हमको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए बच्चों पे। जी क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे, जैसे हम अगर बहुत सॉफ्टली उनसे बिहेव करते हैं तो कई बार उसका वो एडवांटेज लेने लगते हैं। जी क्योंकि मैं एक मदर भी हूँ, बहुत से बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पे आपको प्यार से बात करनी है आप ज़रूर प्यार से बात कीजिए, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जबकि आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना होता है। तो क्या होता है कि आजकल एक बड़ा नया सा ट्रेंड चल पड़ा है, जैसे कि अभी आपने जो एक प्रश्न किया था ना कि बच्चे तू तड़ाक से अपने माँ पिता से क्यों बात करते हैं, ऐसा एक अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है, जैसे मम्मी पापा आप खा लीजिए, आप ये अपने बच्चे से वो कर रहे हैं और बच्चा अरे तू जा यहाँ से, तू ये कर यहाँ से, ये क्या है? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार उम्र का कोई कुछ दौर ऐसा होता है जबकि समझाइश बहुत ज़्यादा काम नहीं आती, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा बस ये बताना कि भाई अगर हम तुमको कुछ बोल रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो तुम्हें उसे सुनना और समझना चाहिए। समझ हो सकता है तुम्हें कुछ समय बाद आए। इवन जैसे मैं खुद अपने बच्चों का, अगर अपने बच्चों का एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैं अपने बेटे का भी एग्जाम्पल दूँ, कई एक चीज़ें जिससे कि आज के डेट में बच्चे आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, कि उन्हें लगता है कि वो बहुत कुछ जानते हैं, उनकी आपकी हर बात का उनके पास जवाब रहता है, अपने हर उस चीज़ का जो कि हम खड़े खड़े देख रहे हैं कि उनके लिए बहुत नुकसानदायक हैं, परेशानी वाली हैं, वो उसके फेवर में उनके पास 10 पॉइंट होते हैं। क्यों, क्या क्या? लेकिन ये मुझे ये लगता है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले जैसे अपने बेटे को बोला कि मैं जो तुम्हें समझा रही हूँ, आज तुम मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, लेकिन हो सके तो तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, क्योंकि ये जो मैं बातें कह रही हूँ 5 साल बाद तुम्हें समझ में आएगा कि ये बातें तुम्हें क्यों कही जाती थी। तो ये जरूरी नहीं कि 5 साल के बच्चे को हम पूरा एक्सप्लेनेशन दें, फिर उसके बाद वो पूरा समझे, फिर वो एग्री करे और फिर माने। पेरेंट्स हम भी तो पले हैं, हमारे पहले भी तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे माता पिता, इतना भरोसा तो होना चाहिए। अपने टीचर्स पे भरोसा कीजिए, अपने माँ पिता पे भरोसा कीजिए। हर चीज़ जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से एलिबरेट करके एक्सप्लेन करके ही आपको बताई जाए। भाई पूरे जीवन का एक्सपीरियंस होता है बड़ों के पास, तो कई चीज़ें वो समझते हैं। जहाँ प्यार से बात करनी होती है वो बिल्कुल प्यार से बात करते हैं, और जहाँ पे कई अगर स्ट्रिक्ट हुए कई बार चीज़ें
संभव नहीं हो पाते। जी तो बिल्कुल, उसका भी होना ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो आपने दिया। निश्चित रूप से ये बहुत सारे पेरेंट्स इसको फेस कर रहे हैं। आज छोटे बच्चे को भी किसी काम को करने के पहले बहुत सारे लॉजिक बताने पड़ते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और उसका जो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो वो बच्चा काम को करना भी नहीं चाहता है, और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट भी उनकी तरफ से आते हैं। कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी हमें नज़र आती है। अच्छा, बच्चे का बहुत ज़्यादा समय क्योंकि स्कूल में बीत जाता है, उनके ट्यूशन क्लास में बीत जाता है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी स्कूलों से ज़्यादा हो जाती है। मुकेश सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप तो बॉयज़ का भी स्कूल रन करते हैं, गर्ल्स का भी स्कूल रन करते हैं, तो क्या दिक्कत आपको आती है? क्योंकि आप तो बहुत पोलाइट हैं, तो वहाँ पर भी कई बार ऐसा भी हुआ होगा जब बच्चों ने आपसे आर्ग्यू किया होगा या उनके पेरेंट्स को लगा होगा कि अरे इतने पोलाइट हैं सर, तो क्या ये बच्चे डरेंगे? तो क्या ऐसी वाली कोई दिक्कत आपको भी आई? निश्चित रूप से अभी समय ऐसा है कि स्कूल वालों को बहुत पोलाइट होकर चलना ही पड़ता है। समय ऐसा आ गया है। लेकिन आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। जब बहुत पहले मारने पर उतना प्रतिबंध नहीं था। आपने एक बात बहुत देर पहले बोली थी, जी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, बच्चे हमारे पास आते हैं, जी। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन बच्चों को हमने तराशा था उस समय, मारपीट के, चिल्ला के, डांट के। जी वही बच्चे आज आके बोलते हैं, सर आपने जो समय मारा था, आपने जो डांटा था, जिसके कारण मैं यहाँ पर हूँ। जी बिल्कुल। अभी के बच्चे आके नहीं बोलेंगे कि सर आपने तो पोलाइट थे इसलिए हम आगे बढ़ गए हैं, वो नहीं बोलेंगे। जी क्यों? क्योंकि पोलाइटनेस का निश्चित रूप से नुकसान तो होता है। आप पूरे पोलाइट रहेंगे तो भी गड़बड़ है, और आप पूरी तरह स्ट्रिक्ट रहेंगे तो भी गड़बड़ है। अति सर्वत्र वर्जित। तो कहीं ना कहीं दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है हमको भी। जी बच्चों को भावनात्मक रूप से भी जोड़ना जरूरी होता है। जी हम पूरे समय बच्चों को पोलाइट होके चलेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भावनाएं उतनी नहीं जुड़ पाती जितना जोड़ना चाहिए। जी बच्चे समझते हैं, आपको बताऊं मैं, बच्चे नहीं समझते ऐसी वाली बात नहीं है, बच्चे समझते हैं, जी। लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा ना, बाहरी आवरण, हाँ बाहरी आवरण में मोबाइल भी आ गया आजकल। तो जी। पहले टीवी था, उसके पहले खेलकूद था। आप याद करिए 25 साल पहले जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती थी, पेरेंट्स की कंप्लेंट आती थी हमारे बच्चे खेलते बहुत हैं। जी आज से 15-20 वर्ष पहले कंप्लेंट आती थी बच्चे टीवी बहुत देखते हैं। आज कंप्लेंट आती बच्चे मोबाइल में रहते हैं। जी उस समय खेलते थे, बाद में टीवी देखते थे, अब मोबाइल में रहते हैं बच्चे। बिल्कुल। तो बच्चे समझते जरूर हैं, हमको बच्चों को कई बार समझना पड़ता है कि वो चाहता क्या है, हमको उसको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। जी। और फिर से डॉक्टर उषा आपकी तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर उषा, अब आपसे सवाल ये है, क्योंकि आपने एक बहुत लंबा समय शैक्षणिक संस्थानों में दिया है, आपने टीचर्स के साथ बहुत काम किया है, बच्चों के साथ बहुत काम किया है। संस्कारों की जब हम बात कर रहे हैं, नैतिक शिक्षा के पाठ हमने भी अपनी कक्षाओं में पढ़े हैं, लेकिन आज जो नैतिक शिक्षा की बात हम कर रहे हैं वो उसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि दादी और नानी आजकल घरों में होते नहीं हैं। और रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स भी वर्किंग है, तो ऐसे समय में पेरेंट्स बच्चों को सिखा नहीं पा रहे, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। अब बच्चा जब उनसे बदतमीजी पर उतर आता है तब उन्हें आभास होता है कि इसे तो संस्कार सही मिल नहीं रहे हैं, फिर उनकी एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूट की तरफ चली जाती है। तो आपसे जानना यह है कि इंस्टीट्यूट की क्या भूमिका हो सकती है संस्कार को डालने में? आपने जो उदाहरण दिया उसे छोड़कर कोई और एक ऐसी बात हमें बताइए जिससे कि जो नए टीचर हैं, जो टीचर बन रहे हैं, उन्हें क्या काम करना है अपने शैक्षणिक काल में। जी जी मैडम, ये मध्य प्रदेश का एक बहुत ही अच्छा मॉडल है CCLA, सतत व्यापक अधिगम एवं मूल्यांकन, जिसमें हम लोगों ने पूरे 7 महीनों में, जैसे सबल भारत, गौरवमयी भारत, प्रतिभाशाली भारत, प्रखर भारत, संस्कारित भारत, संकल्पित भारत, समर्थ भारत, इस तरह की थीम पर हम लोग हर शनिवार को कुछ एक्टिविटीज कराते हैं। तो उन एक्टिविटीज में कभी पर्यावरण की, कभी देशभक्ति की, कभी बच्चों के सर्वांगीण विकास की, कभी गणित की, कभी विज्ञान की, कई तरह की गतिविधियां होती हैं। और 4 सदन में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं इन सारे बच्चों को कंसंट्रेट करती है, और एक प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए, अपने देश के लिए, तो केयर करने के लिए, पेड़ पौधों की केयर करने के लिए, जीव जंतुओं की, तो दया, सहानुभूति, अनुशासन जैसी मानवीय मूल्यों का विकास जब विद्यालयों में एक रेगुलर प्रक्रिया में किया जाता है, तो कुछ भी करिए, कहीं ना कहीं बच्चों के एक अंतर्मन में, बच्चे तो अबोध होते हैं, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान स्कूल में होते हैं, उनको जिस तरह का भोजन परोसा जाता है उस तरह की कुछ आदतों का निर्माण उनका होता है। तो स्कूल की जो गतिविधियां हैं, स्कूल का जो वातावरण है, स्कूल में जितना भी कुछ अच्छा हम कर सकते हैं, तो ये बहुत कुछ लीडरशिप पर डिपेंड करता है।
कि वो किस तरह के प्रोग्राम अपने स्कूल में चला रहे हैं, कैसे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, कैसे मंच दे रहे हैं, कैसे लीडरशिप बच्चों को दे रहे हैं, तो जी इससे इफेक्ट आता है। जी और संस्कारों में मैंने काफी बच्चों का बिहेवियर चेंज देखा है, जी काफी तो बच्चों को बिल्कुल पटरी पे आते देखा है। जी जो बच्चे स्कूल आना पढ़ना नहीं चाहते थे, आज वो बच्चे 90 से 95% नंबर लेके आए। खाली एक एक्टिविटी पीयर ग्रुप लर्निंग हमने जब यहाँ शुरू की थी, हम्म उसमें वो सारे बच्चों ने जिनने कभी किताब से रुचि नहीं थी, जी उन बच्चों ने अपने साथी को देखकर पढ़ना शुरू किया जी था। मैम, तो यहाँ मैं पर बार हाँ बार जी यही बिल्कुल कहूँगी। बिल्कुल, जी यहाँ पर क्योंकि समय की सीमा बहुत कम बची है अब, तो जी मैं जी एक जी अंतिम हाँ सवाल ज़रूर लेना चाहूँगी। यहाँ पर गीतांजलि जी, आपसे ये सवाल रहेगा। हिंदी मीडियम में फिर भी हम ये प्रयोग देखते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऐसे प्रयोग कोई नहीं होते हैं, तो आपसे ये सवाल है कि इंग्लिश मीडियम में भी क्या इस तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं? क्या उनके अंदर संस्कारों के बीज डाले जा सकते हैं? इसमें आपका अंतिम मत क्या है? मैडम, इसमें लैंग्वेज का तो कोई मतलब ही नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम। संस्कारों की जरूरत तो बच्चों को है ही। भाई लैंग्वेज बदल सकती है तरीका, क्योंकि संस्कार यहाँ भाषा से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो उनके तौर तरीके और आचरण की बात है। जी तो इसमें जो भी अच्छी चीजें, देखिए संस्कार अपने आप में है क्या? संस्कार का मतलब होता है वो छोटे छोटे नियम जी जो आपकी जीवन शैली को एक बहुत अच्छा बनाते हैं, और ये संस्कार समय के साथ बदलते भी रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 50 साल पहले जो हमारे पिता करते थे या जो हम करते थे वही चीज़ों को हम ला करके इनमें ट्रांसफ़र करें। आज के संस्कारों में वो अंतर आएगा, क्योंकि आज की डेट पे हमारे बच्चे हमसे बहुत अलग हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन जो टारगेट है वो ये है कि बच्चों को एक स्वस्थ जीवन शैली, एक स्वस्थ मानसिकता, एक मतलब अच्छी सोचने की जो शक्ति है वो हम किन सब चीज़ों से दे सकते हैं। तो वो जो पूरी जीवन शैली है उसके जो नियम है वो अब संस्कार के अंतर्गत आते हैं। जी तो वो तो किसी भी, वो तो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, ये तो बच्चों की मतलब आधारभूत आवश्यकता है जी, तो ये तो जरूरी है और ये होना भी चाहिए। जी बिल्कुल। अब चलते चलते मुकेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे 30 सेकंड में आप अपनी बात कहते हैं कि संस्कार के पीरियड की आवश्यकता वास्तव में पूरी चर्चा के दौरान आपको क्या लगा, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से संस्कारों के पीरियड तो अघोषित रूप से सभी स्कूलों में चलते हैं। जी जैसा कि मैंने कहा ना, एक टीचर जब क्लास में आती है, बच्चे ने कोई छोटी सी भी गलती की, टीचर बोलती नहीं बेटा इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। अघोषित संस्कार की क्लास तो चल रही है, लेकिन संस्कार के पीरियड लिए जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आखिर सिखाने का कोई ना कोई तरीका तो होना ही चाहिए। ये भी एक तरीका ही सिखाने का, हम उसको संस्कार का पीरियड बोलते हैं, बच्चों का आचरण शैली बोलते हैं, बच्चों की जीवन शैली बोलते हैं, बच्चों का व्यवहार बोल दीजिए, ये होना बिल्कुल चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का अपने विचार रखने के लिए। दोस्तों, बहुत पहले एक गाना हमने सुना था, माना कि कॉलेज में पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए, अब ये लाइन पर होनी चाहिए कि संस्कार पर भी एक लेक्चर होना चाहिए। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।